हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में वो था न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो था वो मैंने आपको समझाया था। साथ में बताया था कि न्यूटन्स रिंग किस तरह की मतलब बनती हैं, किस तरह की फ्रिंजेस फॉर्म होती हैं, ठीक है ना। अब बात जो बची हुई थी, जो क्वेश्चन का पार्ट था बाकी, वो था कि न्यूटन्स रिंग का जो डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन में आपको प्रूफ एक्चुअल में क्या करना है कि जो आपको डार्क को ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं, डार्क मीन्स आप बोल सकते हैं मिनिमा, है ना। मिनिमा जो है उसकी कंडीशन आपको ये बतानी है कि जो डार्क फ्रिंज आपको मिलती थी, जिसमें मैं आपसे ये बोलती थी, जैसे मैंने बोला कि ये सेंटर जो है डार्क है, तो ये क्या हुई, आपकी डार्क फ्रिंज हुई। तो आपको ये प्रूफ करना है कि इसका जो डायामीटर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, एन मीन्स नेचुरल नंबर। और जो ब्राइट फ्रिंज है यानी ये वाला जो पोर्शन था, इसका जो डायामीटर है, डायामीटर समझ रहे होंगे आप लोग, डायामीटर मीन्स ये, ठीक है ना। ऐसे ही अगर ब्राइट का है तो मान लो इस फ्रिंज को लिया तो डायामीटर मतलब ये। तो यहाँ पर ब्राइट का जो डायामीटर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आपको प्रूफ करने हैं, किसके अंतर्गत करने हैं, आपको डेरिवेशन के, ठीक है। तो जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, स्टार्ट हमारा वहीं से होगा, रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जिसमें आपने एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर केप्ट ऑन अ ग्लास प्लेट, है ना। नाउ यदि हम इसको देखते हैं तो मैथमेटिकली हमें क्या क्या समझ आता है। सबसे पहले कि हमारी जो एयर फिल्म है वो कहाँ बन रही है, तो एयर फिल्म इन दोनों के बीच में है। इसकी हम थिकनेस जनरली कितनी लेते हैं, टी लेते हैं, ये आपने टी ले ली। इसका यदि हम ये माने कि ये इसका कोई एक छोटा सा पार्ट है, ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका जो सेंटर होगा वो उसको हम क्या मान सकते हैं, सी, ठीक है। तो सी से यदि हम कोई भी एक पॉइंट इस पर लेते हैं जिसको हमने नाम दिया क्यू, तो सेंटर से सर्कमफरेंस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज आर, मीन्स इसको आप बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसको हमने नाम दिया एच। तो यदि हम इसको पूरा देखें, इस कंस्ट्रक्शन को देखें, कोई भी डेरिवेशन जब हम करते हैं तो उसके पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन जरूर करते हैं। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन के नाम पे हमने सिर्फ एक क्यू पॉइंट लेके इसको मिलाया है। बाकी ये है कि ये तो क्लियर ही है कि ये आपका लेंस बना हुआ है। और ये अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो देखें कि हमारे पास क्या क्या है। तो यदि हम बात करें सी क्यू की, तो सी क्यू कितना दिख रहा है, सी क्यू इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये हो गया आर। साथ में यदि हम ओ से सी तक का डिस्टेंस भी देखेंगे तो ये भी कितना है, ये भी चूंकि रेडियस ही है तो ये भी कितना है, आर ही है, ठीक है। फिर यदि हम देखते हैं कि ये ट्रायंगल की बात करते हैं, जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं जनरली तो कोशिश ये करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करें। राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ भी यदि हम देखें तो हमने वही किया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया है। तो यदि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करें तो कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है आपका फ्रॉम, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्या नाम दे सकते हैं आप इसको, सी एच क्यू, है ना। और इस सी एच क्यू पर आप क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, बड़े क्लियरली लगा सकते हैं। तो यदि पाइथागोरस थ्योरम लगती है देन हाइपोटेनस मीन्स सी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस एच क्यू स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर एच सी स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज हम देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में है क्या क्या। तो सी क्यू, सी से क्यू तक का डिस्टेंस इट इज गिवन ऑलरेडी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच क्यू स्क्वायर, एच से क्यू। अब इसको समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये एच क्यू एक्चुअली ये भी रेडियस है, बट ये रेडियस है स्मॉल आर और इसके साथ लगा हुआ है क्या, एन।
अब इसको समझना, ये कौन सी रेडियस है? ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो लेंस जिसका पार्ट है उसका सेंटर यदि हम अज्यूम करके वो डिस्टेंस लेते हैं तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। बट ये जो हमको रिंग्स मिल रहे हैं जिनको आप न्यूटन रिंग्स बोलते हैं, इनमें हर रिंग का जो आपका कहना चाहिए डायमीटर है या रेडियस है वो सब अलग अलग है। जैसे मान लो हम पहले रिंग की बात करते हैं, चाहे वो डार्क हो चाहे ब्राइट हो, पहले रिंग की बात करते हैं तो इसका डायमीटर अलग है ना, तो इसकी रेडियस भी क्या होगी, अलग होगी। यदि इस ब्राइट फ्रिंज को लेते हैं तो इसका डायमीटर अलग है तो इसकी रेडियस भी अलग होगी। फिर अगर इसको लेते हैं तो इसका डायमीटर अलग है तो इसकी रेडियस भी अलग होगी। कुल मिला के बार बार रिंग्स का चूँकि पोजीशन चेंज हो रही है तो उनका जो कहना चाहिए डायमीटर है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उनकी जो रेडियस है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस तो है, बट ये किसकी रेडियस है, ये जो रिंग्स बन रहे हैं उनकी रेडियस है। और चूंकि ये रिंग्स का नंबर क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, आप देख रहे हो 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती हैं, चूंकि इनका नंबर चेंज हो रहा है, अलग अलग रिंग की अलग अलग रेडियस है, इसलिए हमने इसके साथ में क्या यूज़ किया है, n। ओके, तो यहाँ पर जो एच क्यू की वैल्यू है एक्चुअल में इट इज़ RN स्क्वायर प्लस, अब बात आती है एच सी की। एच सी क्या दिख रहा है, यदि हम ये पूरा डिस्टेंस लेते हैं यहाँ तक का तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस सारे जानते हैं कैपिटल आर, यानी कि कैपिटल आर। लेकिन हमको लेना है सिर्फ इतना, तो डेफिनेटली इतना पोर्शन हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एच सी को आर माइनस टी होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? मैंने डायरेक्ट सब कुछ वहाँ इसलिए नहीं लिखा था, यदि मैं डायरेक्ट सारी चीज़ें वहाँ लिखती तो आप वहीं से रटना शुरू करते। सिर्फ एक स्टार्टिंग लेके चले थे, एक ऑब्वियस सी चीज़ लेके चले थे कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। बाकी वैल्यूज़ आप खुद फाइंड आउट कीजिए कि एक्चुअल में हमें किस किस की वैल्यूज चाहिए यहाँ पर। अब इसको यदि हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, RN स्क्वायर प्लस, ओपन करें इसको, आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2RT। फिर से वापस जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को लिया था लार्ज, मैंने उसको स्पेशली आपको बार बार बोल के बोला था कि इसको याद रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा है और जो टी है मीन्स जो फिल्म है वो क्या है, पतली है, जिसको हम पढ़ ही रहे हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। हमारी जो एयर की फिल्म बन रही है इट इज़ वेरी थिन, बहुत पतली है। तो आर बहुत ज़्यादा है और टी बहुत कम है, तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो वाली क्वांटिटी है टी स्क्वायर, इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू आर। तो यदि हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो उस समय आपके पास क्या रिमेनिंग रहता है, इसको देख लें। अगर हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, किसको करते हैं बच्चों, नेग्लेक्टिंग, किसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नेग्लेक्टिंग टी, किसके कंपेयर में बच्चों, एज कंपेयर टू कैपिटल आर। यदि हम इसको करते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचता है, हमारे पास रिमेनिंग बचता है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू RN स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2RT। आर स्क्वायर तो आप बोल सकते हैं 2RT इज इक्वल्स टू RN स्क्वायर। यहाँ तक मेरे ख्याल से यदि याद करने की बात थी, क्योंकि बच्चे डेरिवेशन रटते बहुत हैं, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप कोशिश ये करें कि खुद समझ के करें। तो यदि यहाँ हमको सिर्फ याद रखना है तो वो याद रखना है कि एक्चुअल में फॉर्मेशन में हमने क्या लिया, यानी या स्पेसिफिकली बोल सकें तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक्चुअल में राइट एंगल ट्रायंगल हमने कौन सा लिया है और कहाँ बनाया है। जहाँ बनाया होगा, जो लिया होगा, उसकी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएंगी और समझ में आ जाएंगी। फिर यदि कहीं भूलने की गुंजाइश है तो वो है ये आर। ये आर को हम चूँकि कन्फ्यूज़न होता है, दो आर आते हैं, तो यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ये आपका आ गया RN स्क्वायर।
हर डेरिवेशन का एक क्लू होता है कि एक्चुअल में आपको निकालना तो डायामीटर तक है, बट यहाँ पर अब आपको अप्लाई करनी है दो तरह की फ्रिंजेस थी, ब्राइट भी थी और डार्क भी थी। तो आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है कंडीशन ब्राइट की और डार्क की। तो मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली बेस्ड किस पे है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। और जब मैंने आपको इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म पढ़ाया था और उसका वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो आपको मैंने वहाँ बताया था कि कंडीशन फॉर मैक्सिमा यानी ब्राइट फ्रिंज यानी आपका येलो रिंग, उसके लिए क्या बनती थी, 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल्स टू 2n-1 लेमडा बाय 2। उस समय मैंने आपको हर चीज़ क्लियर की थी कि उसमें क्या क्या है, इसलिए अगेन फिर से ये रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा अपने अनुसार चेंज करते हैं तो क्या होगा, यानी हम अगर यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करें उसको डायरेक्ट, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, यदि हम इसको रिकॉल करते हैं तो कितना था ये, 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल्स टू 2n-1 लेमडा बाय 2। तो यहाँ पर हम अपने अरेंजमेंट के अनुसार देखें तो म्यू होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे लाइट आती थी। तो लाइट किससे आ रही थी, आप पिछला एक्सपेरिमेंट याद करें तो लाइट किससे आ रही थी, एयर से। और अगर लाइट एयर से आ रही थी तो म्यू की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, फिर होता है आर जो होता था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो चूंकि हमने ये माना था कि हमारी जो लाइट थी वो एक प्लेट के कारण, मैंने बताया था ना ये जो लाइट है ये प्लेट पर टकराती है फिर परपेंडिकुलरली आती है। तो चूंकि लाइट यहाँ परपेंडिकुलरली आ रही थी और क्या हो रही थी, फिर रिफ्लेक्ट हो रही थी और हम इस रिफ्लेक्टेड लाइट के ही इंटरफेरेंस को देख रहे थे, तो उस समय हम ये मान सकते हैं कि चूंकि ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो इसका जो आर है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको हम कितना मान सकते हैं, 0 डिग्री। तो यदि हम ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो कितना हो जाएगा, 2 म्यू 1 हो जाएगा, टी हो जाएगा, और कॉस आर जो है, आर जो आप कितना रखेंगे, 0 डिग्री, तो कॉस 0 1, तो ये क्या बचा, 2t इज इक्वल्स टू 2n-1 लेमडा बाय 2 अकॉर्डिंग टू आवर गिवन कंडीशंस। ओके, तो आपके लिए जो कंडीशन फॉर मैक्सिमा है वो ये है, 2t इज इक्वल्स टू 2n-1 लेमडा बाय 2। तो ये मैं क्यों इधर कूद के आई, कारण ये है कि हमको डायामीटर तो निकालना है, लेकिन किस किस के लिए निकालना है, ब्राइट के लिए निकालना है और डार्क के लिए निकालना है, तो पहले उसकी कंडीशन भी अप्लाई करना पड़ेंगी। तो हमने सबसे पहले सपोज कोई भी ले सकते थे, आपने कौन सी ले ली, मैक्सिमा यानी कि ब्राइट फ्रिंज की ले ली। तो ये तो कंडीशन होती है, आप जो डेरिवेशन करते चले आ रहे हो आप ये करते चले आ रहे हो। तो इसमें हम देखें कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ हमें 2t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो एक दिमाग में आइडिया रखें कि हम इसको कर जरूर लेंगे, लेकिन यहाँ से भी हम क्या निकाल लेंगे, 2t इज इक्वल्स टू RN² अपॉन कैपिटल R। ये दिमाग में पहले से आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी आके बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो आगे याद रखना कि इससे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 2t की। क्यों निकालनी है, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन लगानी है। ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन में क्या आता है, 2t आता है, तो ये आपने 2t निकाल के अपना रख लिया। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, आपकी ये कंडीशन आई है, तो आप दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो यदि आप अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, तो क्या क्या निकला, फ्रॉम दोनों इक्वेशन से आपको क्या मिला, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, आप दोनों का चूंकि RHS सेम है तो आप बोल सकते हैं RN² अपॉन R इज इक्वल्स टू 2n-1 लेमडा बाय 2। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद आपको जस्ट इसको ट्रांसफ़र करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो इसको आप क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। और ट्रांसफ़र यदि आप करते हैं तो ट्रांसफ़र करके ये क्या होगा, इसका RN² इज इक्वल्स टू 2n-1 इंटू R लेमडा बाय 2। यहाँ तक काम हमारा हो चुका है, बट हमको निकालना है क्या, डायामीटर। तो डायामीटर डेफिनेटली मिल गया है, रेडियस निकालना है। डायामीटर अंडरस्टूड सा है कि हम क्या करें, इसको डायामीटर के फॉर्म में लिख दें। तो डायामीटर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं,
रेडियस जो होती है डायमीटर का हाफ है, तो इसको सिंपली लिख सकते हैं dn/2। तो ये स्टेप इसके बाद क्यों लिया, बिकॉज हमको कहाँ तक जाना है, डायमीटर तक। क्लियर। तो मैंने जो आपको एस्ट्रिस्क लगाती जा रही थी उसका मतलब है कि हमारी गाड़ी कहाँ अटक सकती है, हम कहाँ डेरिवेशन भूल सकते हैं, तो वो सारे पॉइंट मैं बताती जा रही थी। तो एक एस्ट्रिस्क यहाँ पे भी लगा लें कि यहाँ भी हमको शायद कन्फ्यूज़न हो सकता है कि हमें एक्चुअल में वैल्यू किसकी निकालनी है, 2t की। तो अब इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 2n-1 r λ/2, या आप क्या बोल सकते हैं, dn² = 4 2n-1 r λ/2। ये 4 2 2 ज़ा 4 और ये आपका ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है। अब यदि इसको हम सिंपली लिखें तो क्या लिख सकते हैं, √4 2n-1 r λ/2, या 4 को आप बाहर ले सकते हैं, 2n-1 r λ/2। तो इसको देख के क्लियर हो रहा है क्या कि 2 नंबर है, आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है वो तो फिक्स है, तो उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है डेफिनेटली वो भी फिक्स्ड है। लैम्डा जो है आपने लाइट यूज़ की है, तो आप चूंकि येलो कलर की ही लाइट यूज़ कर रहे हैं तो लैम्डा भी यहाँ फिक्स है। तो 2 हुआ, आर हुआ, लैम्डा हुआ, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट हैं। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि dn इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √2n-1। ये कंडीशन किसकी थी, ये कंडीशन किसकी अप्लाई की थी, हमने मैक्सिमा यानी कि ब्राइट फ्रिंज की। तो क्या आपके पास अल्टीमेटली जो रिजल्ट फाइंड आउट हुआ वो क्या हुआ कि डायमीटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। क्लियर। ये हुआ किसके लिए, आपका जो डेरिवेशन किसके लिए हुआ बच्चों, आपका ब्राइट फ्रिंज के लिए। अब सिमिलरली इसको डार्क फ्रिंज पे अप्लाई कर दीजिए। डार्क फ्रिंज पे अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत आपको अब जो है बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि आप 2t तो ऑलरेडी एक बार निकाल ही चुके हैं, तो आप सिर्फ कंडीशन लगा दीजिए, कंडीशन फॉर मिनिमा। मिनिमा का मतलब क्या होता है, डार्क फ्रिंज। ठीक है। अब फिर वापस आती हूँ मैं यहीं पर, कंडीशन फॉर मिनिमा इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में क्या निकाली थी, 2 μt cos r इज इक्वल्स टू n लैम्डा। यहाँ भी बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो वहाँ था वो यहाँ भी है। तो बनी बात है, μ1 है, r 0 है, तो बचता सिर्फ कितना है, 2t। बचता सिर्फ कितना है, 2t। μ1 है, r 0 है, cos 0 1 हो गया, तो बचा क्या, 2t इज इक्वल्स टू n लैम्डा। ठीक है। 2t आपके पास ऑलरेडी है, तो इसको आप दे दें इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। तो आप दोनों इक्वेशन से ले सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। क्या स्थिति हो जाएगी, फिर वही दोनों का RHS सेम है, तो क्या लिख सकते हैं, RN² अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू n लैम्डा। फिर वही जो आपने किया था, RN² इज इक्वल्स टू n लैम्डा R, चूँकि डायमीटर तक जाना है, फिर इसको आपने डायमीटर का हाफ लिख दिया, n लैम्डा R। फिर इसको सॉल्व किया तो dn² इज इक्वल्स टू 4n लैम्डा R। फिर आप क्या निकालते थे, डायरेक्ट मतलब स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, √4n लैम्डा R। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें मैं थोड़ा सा स्पीडली कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ फिर वही है, 4 नंबर है, लैम्डा आपका वेवलेंथ है, और r जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ऑल आर द कांस्टेंट। सो वी कैन से dn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। और ये किसके लिए कंडीशन थी बच्चों, डार्क फ्रिंज के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्या होता है, डेरिवेशन कंप्लीट होता है। लेकिन अभी भी एक चीज़ इनकम्प्लीट है जो मैंने आपसे शुरुआत में कही थी कि इसका यूज़ हम जनरली लैम्डा निकालने के लिए करते हैं, म्यू निकालने के लिए करते हैं। तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि हम एप्लीकेशन समझते हैं तो हमको चीज़ को समझने में भी मज़ा आता है। तो
चूँकि आपने अभी डेरिवेशन किया है, काफ़ी लेंदी है, तो इसको आप थोड़ा सा रिवाइज़ करें, एक्सपेरिमेंटल सेटअप याद करें, डेरिवेशन रिवाइज़ करें, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके एप्लीकेशंस के साथ में, जहां हम लैम्डा फाइंड आउट करेंगे और म्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।